Infection of the ear कॉमनली होता रहता है, बच्चों में भी बड़ों में भी, और ये मेनली बैक्टीरियल कॉजेज होते हैं इसके, और समटाइम्स वायरल और फंगल भी होते हैं। कुछ और भी इन्फेक्शन हैं वो भी हो जाते हैं, और कभी कभी तो ये क्लियर कट इन्फेक्शन ईयर में ही होता है, और समटाइम्स इसमें सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है कि यदि बॉडी में कहीं दूसरी जगह इन्फेक्शन है तो वहाँ से भी ईयर में इन्फेक्शन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कहीं बॉडी के किसी पार्ट को बैक्टीरिया ने इन्वॉल्व कर लिया तो वहाँ से इन्फेक्शन ब्लड वगैरह के थ्रू यहाँ भी पहुँच जाता है, क्योंकि बॉडी एक ही है कि इन्फेक्शन कहीं से कहीं फैल जाता है। अब जो ईयर इन्फेक्शन है, जब ये एक्यूट होता है तो कुछ केसेज आपने देखे होंगे कि डॉक्टर लिखते हैं ASOM, एक्यूट सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। तो एक्यूट का मतलब है एकदम से इन्फेक्शन हो जाना। एक्यूट सपरेटिव यानी उसमें पस वगैरह आनी शुरू हो जाए, पानी वानी फ्लूइड व्लूड भर जाए, वो इन्फेक्टेड होकर वो आना शुरू हो जाए। और ओटाइटिस मीडिया यानी कि ईयर का मिडिल पार्ट का इन्फेक्शन। इसी तरह जब वो इन्फेक्शन क्रोनिक हो जाता है यानी काफ़ी लंबा चलता है, और फिर इसको हम CSOM कहने लगते हैं, क्रोनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। तो इस तरीके से डिजीज की कुछ टर्मिनोलॉजी चेंज होती रहती हैं, और वो उनको अलग अलग करने के लिए, क्योंकि ट्रीटमेंट भी अलग अलग बीमारी का अलग अलग है, तो इसलिए इनको डिवाइड किया जाता है। तो जैसा कि आपको मालूम है, बच्चे गेम वगैरह खेलते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, कोई मिट्टी विट्टी कान में चली जाए, कोई पानी वानी कान में चला जाए, या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई फीवर वगैरह हो जाए, तो इस तरीके से, या किसी के कांटेक्ट में बच्चे आ जाते हैं, उनसे कोई कांटेक्ट इन्फेक्शन हो जाए, तो इस तरह बच्चे को इन्फेक्शन हुआ और एकदम से हुआ, फीवर वगैरह भी हुआ, इसमें दर्द भी हुआ ईयर में, कुछ टेंशन सा भी महसूस हुआ, और फिर बाद में तो यहाँ तक भी हो जाता है कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है ईयर में, वो भी डैमेज हो जाती है। स्वेलिंग और फ्लूइड तो एकत्रित हो ही जाता है। फिर आप कहेंगे कि इसकी रोकथाम क्या है? रोकथाम यही है कि समय पर इसका ईयर का एग्जामिनेशन करवा लिया जाए। उससे ये पता चल जाती है कि कौन सा पार्ट कितना डैमेज हो रहा है, कितनी स्वेलिंग है, रेडनेस है, उसमें कोई फ्लूइड तो नहीं है कि भाई उसकी टेंशन की वजह से भी ऑर्गन, इंटरनल जो ऑर्गन होते हैं ईयर के, वो डैमेज होते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। ये भी एक संपूर्ण बॉडी है ईयर भी, यदि आप देखें, जो पूरी बॉडी में सिस्टम होता है हर एक चीज़ का, वो सब इसमें भी है। अब जैसे आई में हमने बताया था कि यदि ग्लूकोमा हो जाए तो वो कुछ ही घंटों में, दिनों में आपके विजन को खा जाता है, जो काला मोतिया है।
लेकिन लोग ध्यान नहीं देते। इसी तरह ईयर में है तो कह देते हैं अरे क्या है, छोटा सा दर्द ही तो है कान में, और वहाँ बच्चे को बेचारे का कान ही वो हो जाएगा, बेकार ही हो जाएगा जिंदगी के लिए। क्योंकि प्रेशर जो होता है फ्लूइड का, उससे नर्व वगैरह का डैमेज हो जाता है। जो पार्ट हैं इसके ईयर के इंटरनल, वो खराब हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ट्रीटमेंट की बारी आती है तो डॉक्टर एग्जामिन करके इसमें देखते हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक दी जाए। कल्चर सेंसिटिविटी करा लेते हैं, कौन सी एंटीबायोटिक दी जाए। वैसे देना शुरू से ही कर देते हैं, वेट नहीं करते, पर जब तक कल्चर सेंसिटिविटी नहीं आती है तब तक वो ब्लाइंडली जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहते हैं वो देना शुरू कर देते हैं। कोई ईयर ड्रॉप वगैरह यदि वो उचित समझते हैं तो वो भी शुरू कर देते हैं। तो हमारा मेन मकसद है कि हम सही समय पे बच्चे को जल्दी से जल्दी दिखा दें डॉक्टर को, और उसका जो भी इलाज है वो करा दें। अदरवाइज बच्चे हों या बड़े हों या मिडिल एज के हों, प्रॉब्लम सबकी एक जैसी है। यदि एकदम से एक्यूट प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी एक्यूट ही होगा। जल्दी से जाओ, दिखाओ और इलाज शुरू कर दो। क्यों ऑर्गन को डैमेज करते हो? क्योंकि ऑर्गन डैमेज हो गया। तो मैंने पहले बताया था कि चीज डिले करने से और ज़्यादा बिगड़ जाती हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी जांच कराओ और जल्दी से जल्दी इसका ट्रीटमेंट कराओ। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद। एक बीमारी आपने सुनी होगी, फेशियल पाल्सी, और दूसरी टर्म जो कॉमनली यूज होती है बेल्स पाल्सी। ये तो डॉक्टरी टर्म है, लेकिन लेमैन टर्म जो लोग मेडिकल के नहीं हैं वो कह देते हैं कि हमारे जो फेस है वो पैरालिसिस हो गया, हमारी एक साइड की आंख बंद हो गई, मुंह जो है नीचे को लटक गया, और हम अपने दांत भी प्रॉपरली दिखा नहीं सकते, खा भी नहीं सकते, और हमको सेंसरी लॉस भी हो गया, मोटर लॉस भी हो गया, यानी न्यूरोलॉजिकल लॉस उसमें हो जाता है। पर इंडिविजुअल को यही पता चलता है खाने पीने में परेशानी है और सेंस वगैरह चली गई है पार्ट की। तो ये बीमारी बड़ी कॉमनली हो जाती है लोगों में, और लोग इसको बहुत बड़ी बीमारी बना लेते हैं। दाएं बाएं घूमते फिरेंगे कि भाई हमको ये हो गया, आधी बॉडी में पैरालिसिस हो गया, आधा फेस पैरालिसिस हो गया। और कभी कभी होता क्या है, कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, या कोई और बीमारी कंटेक्ट से हो गई, उसी के साइड इफेक्ट में ये भी हो गया। इन्फेक्शन तो था ही, उसने हमारा न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट भी कर दिया। क्योंकि जैसा मैं बताता हूँ कि बॉडी एज ए यूनिट है, एक यूनिट है बॉडी, और जब यूनिट है तो यदि कहीं भी कोई इन्फेक्शन होगा तो वो पूरी बॉडी में कहीं भी अपना गुल खिला सकता है, अपना इन्फेक्शन कर सकता है, अपने सिम्टम दिखा सकता है। तो इसी तरह यह भी एक है और बड़ा कॉमन है। बड़े लोग परेशान होते हैं, तंग होते हैं, और कुछ तो केस बिगाड़ लेते हैं और बेचारे बहुत ही दुखी रहते हैं। फिर अभी ये कॉमनली जो है वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। जैसे
हर्पीज सिंप्लेक्स है, जोस्टर है, और भी हैं वायरल इन्फेक्शन। अदर इन्फेक्शन जो वायरस जो अफेक्ट करता है वो इनको भी, ब्रेन को भी इन्वॉल्व कर लेता है, नर्वस सिस्टम को भी इन्वॉल्व कर लेता है। फिर बोलेंगे कि जी इसमें इलाज क्या किया जाए। देखो, इलाज का तो ये है कि पहले जल्दी से जल्दी जांच करा लो और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेते रहो। अब सिम्टोमेटिक में थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करते रहो उन पार्टों की, और साथ में एक दवाई आती है स्टेरॉइड, प्रेडनिसोलोन वगैरह, उसको शुरू कर दो लेनी डॉक्टर की सलाह से। कितनी डोज लेनी है, कैसे कैसे खानी है, वो दवाई लेनी शुरू कर दो। तो कुछ ही दिन में इससे रिकवरी हो जाती है, पेशेंट ठीक हो जाता है, हफ्ते 2 हफ्ते महीने के अंदर। तो बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। समस्या हम बढ़ा लेते हैं, कर लेते हैं। तो थोड़ा सा इसको भी देखो और अपने को स्वस्थ रखो, ठीक रहो, और जितना जल्दी इलाज करोगे उतना ही जल्दी आपको फ़ायदा होगा और आपका कोई डैमेज भी नहीं होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। रूमेटिक फीवर, आपने ये टर्म सुनी होगी। ये कॉमनली 14 साल तक के बच्चों को हो जाती है। और बच्चों में क्या होता है कि फीवर होता है और साथ में जॉइंट पेन वगैरह हो जाते हैं, और फिर ग्रेजुअली कुछ स्किन पर रैशेस वगैरह हो जाती हैं, और कुछ सांस लेने में भी परेशानी महसूस होती है, कुछ हार्ट की भी प्रॉब्लम होनी शुरू होती है। अब ये रूमेटिक फीवर बीटा हीमोलैटिक स्ट्रेप्टोकोकाई एक बैक्टीरिया है जिसके इन्फेक्शन से होती है। इसमें होता क्या है कि जो ये इन्फेक्शन जो होता है ये बॉडी में एक एंटीजन का काम करता है, तो बॉडी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है, और जो वो टार्टर है वो धीरे धीरे जमा होना शुरू हो जाता है वाल्व वगैरहों में हार्ट के। और क्योंकि इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो शुरू में फीवर वगैरह और ये बाकी जो सिम्टम मैंने बताए थे वो भी हो जाते हैं। अब बचपन में तो ये होता है। अब इसकी जांच करके इसके बैक्टीरिया को देख लेते हैं, और ये सिम्टम और उसके कुछ क्राइटेरिया है डॉक्टरों का डायग्नोस करने का, डायग्नोस करके इसका इलाज शुरू कर देते हैं उसी टाइम। और कुछ दवाई है जो प्रोफाइलैक्सिस कुछ समय तक देते रहते हैं, जिससे कि ये सेकेंडरी डैमेज ना करे बॉडी में। अब आप ये कहेंगे कि सेकेंडरी डैमेज क्या है? इसमें होता क्या है, यदि एक बार रूमेटिक फीवर बचपन में हो गया तो बॉडी, जैसा अभी मैंने बताया कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती रहती है, और ये जो टार्टर जो उसका बनता है वो वाल्व को अफेक्टेड करता है। कॉमनली जो वाल्व हैं हार्ट के उनको अफेक्टेड करना शुरू कर देता है। तो पहले तो वाल्व जो होते हैं, 4 वाल्व होते हैं, उसमें कोई वाल्व जल्दी अफेक्टेड होता है और ज़्यादा अफेक्टेड होता है, कुछ कम होता है। जैसे माइट्रल वाल्व है वो बहुत ज़्यादा इस एलिमेंट में होता है, जिसको हम माइट्रल स्टेनोसिस कह देते हैं बाद में। इससे ये मिडिल एज में कहीं जाकर होता है कि जी पता चला 30-40 साल की एज हो गई, अब आदमी को सांस लेने में परेशानी होनी शुरू हो जाएगी, और भी परेशानियां हार्ट की शुरू हो जाएंगी। लेकिन लोग इधर उधर दाएं बाएं जाएंगे, कोई भूत आ गया, प्रेत आ गया, फलाने वैद्य पे जाओ, फलाने उस पे जाओ, फलाने भगत पे जाओ, उनमें लग के और इंडिविजुअल की जान खतरे में डाल देते हैं। यहाँ तक कि कई इंडिविजुअल की डेथ भी हो जाती है।
और एक कॉमन सी चीज़ है, डॉक्टरों के पास जाते हो वो स्थे तो रखते हैं, उसी से पता चल जाती है कि हाँ इनको प्रॉब्लम है। फिर उसमें इकोकार्डियोग्राफी वगैरह करके देख लेते हैं, उसमें वो कंफर्म हो जाता है। तो इलाज में क्या है भाई, इलाज में उसमें वो उसका जो वाल्व है जो नैरो हो गया कैल्सिफाइड होके, या वैसे नॉर्मली पहले ही कैल्सिफाइड होने तक नौबत भी नहीं पहुंचानी चाहिए, वो वाल्व रिप्लेस हो जाता है, डॉक्टर रिप्लेस कर देते हैं वाल्व को और उसका इस तरह इलाज हो जाता है। अब आप देखो कि कितनी चीज़ इजी हैं, पर हम कॉम्प्लिकेटेड करके हम अपनी जान तक भी दे देते हैं। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस rheumatic fever and rheumatic heart disease like mitral stenosis etc. Take treatment in time. Thank you. Please subscribe my channel.